चले तो आगे बढ़ें। 4 टॉपिक हैं एक दूसरे से जुड़े हुए। एक है राज्य बनाम बाजार चर्चा, स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट। दूसरा है लोक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तीसरा है नियामकीय प्राधिकरण, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। और चौथा है कॉरपोरेट गवर्नेंस तथा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट गवर्नेंस तथा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये 4 टॉपिक जो जुड़े हुए हैं आपस में। राज्य बनाम बाजार चर्चा, स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट, लोक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, नियामकीय प्राधिकरण, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और कॉरपोरेट गवर्नेंस तथा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 टॉपिक आगे हैं सिलेबस में। राज्य बनाम बाजार चर्चा विकास गतिकी वाली यूनिट में है। लोक निजी भागीदारी नियामक प्राधिकरण संगठन वाली यूनिट में है। कॉरपोरेट गवर्नेंस और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिलेबस में लिखा नहीं है, कभी कभी प्रश्न पूछे गए। और जीएस में 3 टॉपिक ये जीएस में देख रहे हैं आप। ये टॉपिक भी विकास प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है जिसकी हमने बात की थी जीएस में। तो चारों टॉपिक आपके जीएस के टॉपिक हैं ये। तो पवेट के तो हैं ही, जीएस के भी हैं चारों टॉपिक। तो इन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे। राज्य बनाम बाजार चर्चा। ओवरऑल पूरी हम बात कर चुके हैं टॉपिक की, बस इस टॉपिक के रूप में उसको देखें। जीएस में भी हमने चर्चा की थी संक्षेप में गवर्नेंस में। और यहाँ देखिए कि राज्य बनाम बाजार चर्चा क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि जब मानव सभ्यता का उदय और विकास हुआ, जब मानव सभ्यता का उदय और विकास हुआ तो व्यक्ति ने सबसे पहले अपने कल्याण और विकास के लिए ईश्वर की तरफ देखा। जब मानव सभ्यता का उदय और विकास हुआ तो व्यक्ति ने सबसे पहले अपने कल्याण विकास के लिए ईश्वर की तरफ देखा। हम बात कर रहे थे कि एकदम शुरुआती तौर पे आदम और ईव के ज़माने से बात करें, जब शुरुआत ही हुई सभ्यता की, तो हर चीज़ के लिए व्यक्ति ईश्वर को जिम्मेदार मानता था। शिक्षा, साक्षरता, लिपि, वैज्ञानिक सोच, इन सब की तो बहुत बाद में उत्पत्ति हुई। तो शुरुआती तौर में सभ्यता के जन्म में व्यक्ति के पास चूँकि उस तरह की कोई शिक्षा, वैज्ञानिक सोच नहीं थी, तो हर अच्छे और बुरे काम की जिम्मेदारी भगवान को दे देता था। जैसे हवा चली तो भगवान,
पानी वर्षा ज़्यादा बरस गया तब भी भगवान, सूखा या अकाल पड़ा तब भी भगवान। इवन आज भी हम बात कर रहे थे कि जहाँ लोग पढ़े लिखे और जागरूक नहीं हैं, तो आज भी देखें हर चीज़ के लिए भगवान को ही जिम्मेदार माना जाता है। आप वैदिक काल वगैरह में पढ़ते हैं, वेद में हर चीज़ का उपाय, सूखा पड़ रहा है तो भी कुछ वेद मंत्र उच्चार है, हवन वगैरह है कि भाई उससे इंद्र देवता नाराज़ हैं तो इसलिए बारिश नहीं हो रही है, तो उनको खुश करने के लिए भी बहुत सारी पूजाएं मंत्र हैं, अनुष्ठान हैं। और ज़्यादा बारिश हो जाए तब भी नाराज़ हो गए हैं तो उसके लिए भी उसी तरीके से। पिछड़े इलाकों में आज भी देखिए गांव वगैरह जहां लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, वैज्ञानिक सोच नहीं है, वहाँ भी बीमारी होती है तो लोग MBBS डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, बल्कि तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक या मंदिर मस्जिद या कोई पीर दरगाह, ये सब होता है। सांप काट लेगा तो पता लगेगा कि डॉक्टर के पास नहीं गए, किसी झाड़ फूंक वाले के पास चले गए। देवी जी निकलती हम लोगों के यहाँ जो बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाए तो कहने का मतलब कि ठीक है, अब उसमें कितनी, मैं हम नहीं कह रहे कि वो सब गलत है या सही, जो भी कहने का मतलब कि कैसे हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं कि हर चीज़ के लिए बीमारी हो रही तो उसके लिए भी हम कहते हैं कि ये भगवान ने किया, पिछले जन्म के पाप रहे होंगे, कर्म रहे होंगे जिसका इस जन्म में फल मिल रहा है या जो भी, तो ईश्वर। हर अच्छे काम हर बुरे काम की जिम्मेदारी ईश्वर के ऊपर डाल देना। तो वही ये बात हो रही है कि जब मानव सभ्यता का उदय और विकास हुआ तो सबसे पहले व्यक्ति ने अपने कल्याण और विकास के लिए ईश्वर की तरफ देखा। फिर धीरे धीरे आबादी बढ़ी, समाज और समुदाय अस्तित्व में आए, और परिणाम हुआ कि व्यक्ति अपने कल्याण विकास के लिए राज्य या सरकार की तरफ देखने लगा। व्यक्ति अपने कल्याण विकास के लिए राज्य या सरकार की तरफ देखने लगा। लोक कल्याण की जो हमने बात की है, मौर्य काल में, स्पेशली अशोक के शासन काल में जनता के कल्याण विकास के लिए ढेरों प्रयास किए गए। हम बात कर रहे थे, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में राजा का हित। तो राजा को वही काम करना चाहिए जो प्रजा के हित और सुख में हो। कौटिल्य ने लिखा कि राजा की भूमिका उस सूर्य के समान है जो पृथ्वी से वाष्प के रूप में जल सोखता है और बारिश के रूप में वापस लौटा देता है। अपने पास कुछ नहीं रखता सूर्य। कहने का मतलब कि राजा जनता से टैक्स के रूप में जो पैसा इकट्ठा करे, वापस उस पैसे को वो जनता के कल्याण और विकास के ऊपर ही खर्च कर दे, अपने पास कुछ नहीं रखे। तो जो भूमिका सूर्य की है वही भूमिका राजा की हो। तो इस तरीके से देखेंगे कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लोक कल्याण की चर्चा की। लोक कल्याण का मतलब हम जानते हैं कि हमारी निर्भरता होती है राज्य या सरकार के ऊपर। हमें लगता है कि हमारा कल्याण विकास कोई करेगा तो वो सरकार करेगी। अशोक ने बहुत सारे काम किए लोक कल्याण के, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, यहाँ हम भी सेकंड पेपर में मौर्य प्रशासन पढ़ेंगे तो देखिए, अनाथों, महिलाओं, विधवाओं, वृद्धों के लिए, यात्रियों के लिए बहुत सारे अशोक ने काम किए। अशोक ने एक शिलालेख में लिखा कि सारी प्रजा मेरी संतान है। तो हम उसकी व्याख्या, उसका विश्लेषण करते हैं कि जिस तरीके से एक पिता अपने पुत्र या संतान के कल्याण विकास की चिंता करता है, उसी तरह से अशोक ने भी पूरी प्रजा को संतान का दर्जा दिया, मतलब पूरी प्रजा के कल्याण और विकास की चिंता की। तो लोक कल्याणकारी राज्य था, मतलब हम निर्भर हो गए राज्य या सरकार के ऊपर।
तो सबसे पहले जब व्यक्ति आया, सभ्यता आई, तो ईश्वर के ऊपर, फिर उसके बाद आबादी बढ़ी, समाज समुदाय अस्तित्व में आए, लोग एकजुट होना शुरू हुए, राज अस्तित्व में आया, सरकारें बनी और हम अपने कल्याण और विकास के लिए निर्भर हो गए राज्य या सरकार के ऊपर। आगे उसी को आगे बढ़ाएं कि हम राज्य या सरकार के ऊपर निर्भर हुए, लेकिन अगर हम मध्यकाल की बात करें, स्पेशली यूरोप जैसे महाद्वीपों की बात करें, तो ज़्यादातर देशों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और राजा बहुत ज़्यादा निरंकुश हो गए। राजाओं की निरंकुशता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अशोक जैसे राजा तो कितने हुए जिन्होंने प्रजा को अपना संतान का दर्जा दिया। ज़्यादातर राजा तो देखिए, हम अपने ही देश की बात करें तो चलिए, मौर्य में, गुप्त में भले कई सारे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने जनहित के बहुत सारे काम किए, लेकिन अदरवाइज दिल्ली सल्तनत, मुगल काल में तो देखिए जो मध्यकाल है, ज़्यादातर राजा निरंकुश अत्याचारी ही हुए हैं जिन्होंने जनता के ऊपर शोषण, अन्याय और अत्याचार ज़्यादा किए। खून चूस के राजस्व वसूला, अपने ऐसो आराम पे पैसा खर्चा किया, जनता के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगा दिए, उनके जीवन में हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा किए। तो जब राज्य या सरकार के ऊपर हमारी निर्भरता बढ़ी, राजतंत्रात्मक शासन में देखा गया कि ज़्यादातर राजाओं ने जनहित को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। जनता के जीवन में हस्तक्षेप बहुत हो गया, शोषण, अन्याय, अत्याचार ज़्यादा होने लगा, बजाय जनहित को सुनिश्चित करने के। तो फिर हम बात कर रहे थे कि 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जो कि ब्लडलेस या रक्तहीन क्रांति थी, राजाओं की निरंकुशता के खिलाफ ही थी। आम जनता के जीवन में हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था राजाओं का। तो फिर लोगों ने अब आंदोलन किया कि ये तो ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं। राजाओं ने अपने आप को इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया। उधर चर्च में जो पोप पादरी बैठे थे, वो भी कहते थे कि ईश्वर के असली प्रतिनिधि वो हैं। तो परिणाम बल्लिस्टी में आपने पढ़ा, राजाओं और चर्च के बीच के लड़ाई झगड़े या युद्ध खूब हुए। कौन दोनों में से वास्तव में ईश्वर का प्रतिनिधि है, इस बात का लड़ाई झगड़ा था, क्योंकि जो ईश्वर का अपने आप को असली प्रतिनिधि बता देता, वो ज़्यादा शोषण करता जनता का। भाई चर्च में बैठे पोप पादरी भी क्या कह रहे हैं, खूब गलतियां करो और फिर हमें आके कुछ पैसा दे दो, कुछ चंदा दे दो, हम आपकी बात डायरेक्ट ईश्वर से करवा देंगे और आपकी सारी गलतियां माफ़ हो जाएंगी। मंदिर मस्जिद जाते हम तो यही तो होता है कि भैया खूब गलतियां करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, वहाँ जो पुजारी बैठा है कि इमाम बैठा है उसको कुछ चढ़ावा चढ़ाओ, दान दक्षिणा दो, और वो कहे कि ठीक है जाओ सब माफ। तो क्या होता है, तो हर जगह यही तो हो रहा कि आपके या हमारे और भगवान के बीच में हर जगह एक मीडिएटर है। अब वो चर्च में पोप पादरी है, मंदिर में पुजारी है, मस्जिद में इमाम है, तो हर जगह कोई ना कोई है। देखिए, तो वही ठेका लेके बैठा है ईश्वर का इस पृथ्वी पर। उधर राजा कह रहा है कि वो प्रतिनिधि है, राजा कह रहा है कि गलतियां करो और हमें आके टैक्स दे दो, कुछ पैसा दे दो, हम सीधी भगवान से बात करवा देंगे और वो सारे तुम्हारे गुनाह जुर्म माफ हो जाएंगे। तो उस बात को लेकर लड़ाई झगड़े हुए, सुप्रीमेसी को लेकर। तो जब राजाओं की निरंकुशता बहुत ज़्यादा बढ़ी, जनता के जीवन में हस्तक्षेप बढ़ा, अन्याय अत्याचार बहुत ज़्यादा हुए, तो फिर जब इंग्लैंड में गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति हुई,
राजाओं की निरंकुशता के खिलाफ। उदारवाद हमने पढ़ा है, उदारवादी आंदोलन, जिसमें कहा गया कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो। सरकारों का, राजाओं का व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कम से कम हो। परिणाम क्या हुआ कि अब हम अपने कल्याण और विकास के लिए राज्य की जगह बाजार की तरफ देखने लगे। उदारवादी आंदोलन, लेसेस-फेयर का सिद्धांत, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, उसके जीवन में हस्तक्षेप कम करो। मतलब यही कि निजी क्षेत्र बाजार की भूमिका, कि अब व्यक्ति अपना काम खुद करेगा, प्राइवेट कंपनी आएंगी, पूंजीपति आएंगे, सरकारों का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में नहीं होगा। तो उदारवाद आया, यहीं से देखे वाणिज्यवाद, पूंजीवाद, फिर सब आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, पॉलिटी में भी हमने बात की है। तो उदारवाद की शुरुआत हुई, पूंजीवाद की शुरुआत हुई, जहां हमने बाजार की भूमिका बढ़ाने पे बल दिया। औद्योगिक क्रांति 1850, तो देखे बाजार की भूमिका तो बढ़ी। नियाम की राज, सब बातें जुड़ी हुई हैं। नियाम की राज में हमने देखा कि सरकार केवल 3 काम करेगी: राजस्व का संग्रह, कानून व्यवस्था की स्थापना, न्याय। बाकी कौन करेगा? तो फिर बाजार ही तो करेगा, बाकी सरकार को तो मतलब है नहीं। तो नियाम की राज का दौर था। व्यक्ति अपने कल्याण और विकास के लिए निर्भर हो गया बाजार के ऊपर। लेकिन अब इनकी भी कई सारी कमियां। बाजार की भी बहुत सारी कमियां जो वर्तमान समय में हमने पढ़ी, वो तो हम जान ही रहे कि बाजार की कमियां क्या हैं। उस समय भी देखिए तो बाजार की एक सबसे बड़ी कमी की शोषक और शोषित के बीच में समाज का बंटवारा हो जाता है। शोषक और शोषित के बीच में समाज का बंटवारा हो जाता है। कार्ल मार्क्स, हमने साम्यवाद भी पढ़ा, मार्क्सवादी विचार, जिसमें उन्होंने उदारवाद, पूंजीवाद की आलोचना की और कहा कि इसमें तो अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। मुट्ठी भर लोग हैं जो सारे संसार उत्पादन के साधनों पे कब्जा करके बैठ गए हैं, मेहनत कर रहे हैं बड़े पैमाने पे गरीब आदमी, लेबर, और फायदा उठा रहे हैं ये मुट्ठी भर जो पूंजीपति हैं। वो तो शोषण हो रहा है। तो पूंजीवाद की, बाजार की एक सबसे बड़ी कमी है कि ये भी शोषण, अन्याय करता है। वहाँ राजा कर रहे थे अन्याय, यहाँ पूंजीपति कर रहा है। घूम फिर के बात तो वही की वही। अन्याय, अत्याचार होने लगे, बाजार की और बहुत सारी दिक्कतें हम जानते हैं। सो बाजार की कमियां भी देखी। कार्ल मार्क्स सबसे बड़े आलोचक बन के उभरे, उदारवाद, पूंजीवाद के। उन्होंने मार्क्सवाद, साम्यवादी विचार दिया। उन्हीं के विचारों के आधार पे हम बात कर रहे थे 1917 में रसिया में क्रांति हो गई, रूसी क्रांति, लेनिन के नेतृत्व में, जिसमें यही था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाएंगे, अमीरों के खिलाफ लड़ेंगे, हिंसक युद्ध होगा, उनको बाहर कर देंगे, पूंजीपतियों को सत्ता पे कब्जा करके बैठ जाएंगे, साम्यवाद होगा। तो रसियन क्रांति हुई। उसके बाद वैश्विक आर्थिक मंदी हुई 1927 से 32 के बीच में। वैश्विक आर्थिक मंदी भी हुई 1927 से 32 के बीच में। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, इकॉनमी में भी हो सकता है पढ़ा होगा, कि 1927 के बीच में भीषण आर्थिक मंदी हुई थी। और मंदी का कारण बाजार की जो कमियां हैं उन्हीं को माना गया था, कि बाजार को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, सरकारें हस्तक्षेप नहीं करती हैं, तो ये अपनी मन की मर्जी चलाता है। शोषण, अन्याय तो हो ही रहा है।
अपना ग्रुप बना लेंगे, कार्टेलाइजेशन जिसे कहा जाता है, कीमतें मन की मर्जी की बढ़ाएंगे घटाएंगे, स्टॉक करके रख लेंगे ताकि मार्केट में सप्लाई कम हो जाए, ताकि उससे कीमतें बढ़ जाएं। तो बहुत सारे तरीके बाजार के ऐसे, तो मंदी का कारण माना गया बाजार। तो कई सारी बाजार की उस दौरान कमियां देखी गई, और प्लस जब 39 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, 39 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो हमने पढ़ा कि बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई। अब बाजार या निजी व्यक्ति इतने सक्षम थे नहीं कि खुद अपना कल्याण विकास कर पाते, तो तब वो लेसेज फेयर का सिद्धांत आया था कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, राज्य सरकार उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करें। और अब हमें कहना पड़ा कि अगर राज्य और सरकार आके हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो व्यक्ति तो मर जाएगा, भूखा मर जाएगा। हम बात कर रहे थे, कोविड हुआ, इतनी बुरी स्थिति हो गई, सरकार अगर नहीं मुफ्त में गेहूं चावल देती लोगों को तो बीमारी से बाद में मरते, भूख से पहले मर जाते आदमी। तो तभी तो देखिए शुरू हुआ। तो यही तो है लोक कल्याण, सरकार की निर्भरता। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हुई उस दौर में कि जिन्होंने बड़े पैमाने पर बाजार से हमारा मोह भंग कर दिया। बाजार की कमियां देखी गई। मेन ये 4 घटनाएं मानी जाती हैं। कार्ल मार्क्स द्वारा बाजार की आलोचना पूंजीवाद की, रसियन क्रांति उनके विचारों पे, फिर वैश्विक मंदी, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध, जिसने हमें फिर मजबूर किया कि सरकार या राज्य की भूमिका की तरफ हमें लौटना पड़ेगा। परिणाम क्या हुआ? एक बार फिर व्यक्ति अपने कल्याण और विकास के लिए राज्य या सरकार की तरफ देखने लगा। एक बार फिर व्यक्ति अपने कल्याण विकास के लिए राज्य या सरकार की तरफ देखने लगा। इसके आगे की कहानी हम पढ़ चुके हैं। लोक प्रशासन के महत्व प्रासंगिकता में हमने यहीं से बढ़ाई थी बात। देखिए, यहाँ तक की बात संक्षेप में कर ली थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले था नियाम की राज, लोक प्रशासन की, राज्य की, सरकार की भूमिका थी सीमित। द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में आया लोक कल्याणकारी राज, और भारत में अपनाया हमने आज़ादी के बाद। तो विश्व संदर्भ में हम पढ़ के आए कि 40 से 80 और भारत के संदर्भ में 50 से 90 था लोक कल्याण का स्वर्णयुग। हमारी निर्भरता थी सरकार और सरकारी संस्थाओं के ऊपर। देखिए वहीं आ गए हम कि जब बाजार की कमियां देखी गई, ये 4 प्रमुख घटनाएं हुई द्वितीय विश्व युद्ध। परिणाम हुआ कि एक बार फिर व्यक्ति अपने कल्याण और विकास के लिए निर्भर हो गया राज्य या सरकार के ऊपर। लोक कल्याण का स्वर्णयुग, सरकार और सरकारी संस्थाओं के ऊपर हमारी निर्भरता। इसके आगे कहानी हमने पढ़ी। राज्य या सरकार के ऊपर, सरकारी संस्थाओं, नौकरशाही के ऊपर निर्भर हुए हम, लेकिन फिर हमने देखा कि इनकी कुछ कमियां थी। फिर हमने कमियां देखी इनकी। तब राजाओं की निरंकुशता थी, हस्तक्षेप था। अब हमने क्या कमियां देखी? भ्रष्टाचार, गोपनीयता, औपनिवेशिक चरित्र, निरंकुशता, अपव्यय, बहुत सारी कमियां। परिणाम हुआ कि फिर राज्य सरकार उद्देश्य प्राप्ति में सफल नहीं हुए। 80 के दशक में
एलपीजी की नीतियां आई, रोल बैक ऑफ द स्टेट हुआ, और फिर एक बार हम बाजार की तरफ देखने लगे, निजीकरण फिर कर दिया हमने। एलपीजी, एनपीएम, लोक चयनवाद सब देखे हमने, पढ़ा। तो फिर बाजार की तरफ देखने लगे, फिर बाजार की कमियां दिखी क्या, सो फिर हमने पढ़ी बाजार को नीड एंड सप्लाई से मतलब नहीं है, बाजार की प्रतिस्पर्धा स्वस्थ गलाकाट हो जाती है। तो फिर हमने बाजार की बहुत सारी कमियां पढ़ी। 2006 में डिजिटल एरा गवर्नेंस आई, 2008 में तृतीय मिन्नोब्रुक हुआ, 2010 में गुड गवर्नेंस का नया मॉडल आया, और इन सब ने फिर कहा कि सरकार की भूमिका फिर बढ़ाइए, मतलब फिर राज्य सरकार, ये चली आ रही कहानी। देखिए, यही है राज्य बनाम बाजार चर्चा। देखिए, वही तो चर्चा कर रहे हैं पूरी हम, राज्य बनाम बाजार चर्चा, बस यही टॉपिक है। तो देखिए, पूरा हमने पढ़ लिया है टॉपिक। राज्य की कमियां हैं, बाजार की भी कमियां हैं, राज्य की भी स्ट्रेंथ है, बाजार की भी स्ट्रेंथ है, किसी एक के भरोसे हम। तो अभी देखिए, अब हमने क्या किया, 2 बार 3 बार हमने राज्य या सरकार को आजमा के देखा। एक बार वही लोक कल्याण, कौटिल्य, मौर्य काल वगैरह। दूसरी बार फिर लोक कल्याण का स्वर्ण युग 40 से 80, फिर वर्तमान में जोड़ दिया डिजिटल एरा वगैरह ने। 2 बार 3 बार बाजार को भी आजमा के देख लिया। एक भाई 17वीं 18वीं सदी, उदारवाद, पूंजीवाद, फिर नव उदारवाद जिसे हमने एलपीजी कहा, तो बाजार को भी 2-2 बार आजमा के देख लिया। राज्य सरकार को भी 2-2 3-3 बार आजमा के देख लिया, बाजार को भी 2-2 3-3 बार आजमा के देख लिया। ना राज्य या बाजार हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतरा, और ना सरकार खरी उतरी हमारी अपेक्षाओं पे, और ना बाजार खरा उतरा हमारी अपेक्षाओं पे। अब इतनी चर्चा के बाद किसी को भी आसानी से ये बात समझ में आ गई, हमें भी आ रही है, कि राज्य सरकार की भी कमियां हैं, बाजार की भी कमियां हैं। दोनों में से अकेला कोई भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है। दोनों में से कोई भी अकेला अपने आप में संपूर्ण नहीं है। राज्य या सरकार की भी कमियां हैं, बाजार की भी कमियां हैं, तो अकेला अपने आप में कोई संपूर्ण नहीं। तो अब क्या निष्कर्ष निकल रहा है इस पूरी बात का? इस पूरी बात का निष्कर्ष क्या निकल रहा है? उस पूरी बात का निष्कर्ष निकल रहा है कि दोनों एक दूसरे के विकल्प नहीं हैं, बल्कि पूरक है। दोनों
एक दूसरे के विकल्प नहीं हैं बल्कि पूरक है। अब तक हम विकल्प मान रहे हैं। पहले राज्य को आगे किया, कमियां देखी तो विकल्प के रूप में बाजार को आगे कर दिया, उसकी कमियां देखी तो फिर विकल्प के रूप में राज्य को आगे कर दिया, फिर बाजार को आगे कर दिया। तो यही कहानी चल रही है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के विकल्प नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक के भरोसे काम नहीं होगा। किसी एक के भरोसे रहना उपयुक्त नहीं है। दोनों एक दूसरे के विकल्प नहीं हैं बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक के भरोसे रहना ठीक नहीं है। परिणाम स्वरूप जन्म हो गया लोक निजी भागीदारी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की संकल्पना का। जन्म हो गया लोक निजी भागीदारी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, कि जब ये विकल्प नहीं है, अकेला कोई एक अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो फिर किसी एक के भरोसे बैठने से अच्छा है कि इन दोनों की भूमिका को मिले जुले रूप में अपनाया जाए। और जब दोनों की मिली जुली भूमिका होगी, दोनों एक दूसरे के पूरक सहयोगी बनेंगे, तो जन्म हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या लोक निजी भागीदारी का। तो देखिए उसी का डेवलपमेंट है। राज्य बनाम बाजार चर्चा का ही डेवलपमेंट है। लोक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और आगे बढ़े। एक तो ये निष्कर्ष निकल रहा है दोनों, दूसरा निष्कर्ष भी आप देख रहे हैं कि दोनों में कमियां हैं, अपने आप में कंप्लीट कोई नहीं है। दोनों में कमियां हैं तो कमियों को दूर करना भी जरूरी है। एक निष्कर्ष ये भी निकल रहा है कि दोनों में कमियां हैं, दोनों में कमियां हैं तो इन कमियों को दूर करना भी जरूरी है। कमियां राज्य या सरकार की और कमियां बाजार की। कमियां राज्य या सरकार की भी, उनको भी दूर करना जरूरी है। कमियां बाजार की, उनको भी दूर करना जरूरी है। अब राज्य या सरकार की कमियां कैसे दूर हों? हम पढ़ के आए हैं, देखिए डिजिटल एरा गवर्नेंस, ई गवर्नेंस आगे पढ़ेंगे, जीएस में पढ़ लिया है। डिजिटल एरा गवर्नेंस पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि जब प्रशासन में हम तकनीक का यूज करें, डिजिटलीकरण करें, तो भ्रष्टाचार, लाल फीता, गोपनीयता जैसी बहुत सारी कमियों को हम दूर कर सकते हैं। डनलेवी और मार्गेट्स ने यही कहा था कि हमारे पास, हमारे हाथ में तरीका है कि हम सरकार की कमियां दूर
कर पाएँ, तो फिर हमने सरकार की कमियां दूर करने पे ध्यान क्यों नहीं दिया, हमने सरकार को ही दूर क्यों कर दिया। तकनीक का यूज करेंगे तो हम बात कर रहे थे, देखिए तेज़ी से काम हो रहे हैं, खर्चा कम हो रहा है, करप्शन रोकने में मदद मिल रही है। डीबीटी वगैरह की हमने बात की कि सीधा अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, सब्सिडी का पैसा अकाउंट में जा रहा है, कोई बीच के मीडिएटर का तो करप्शन के ऊपर आधार वगैरह से चीज़ें लिंक हो गई हैं, पकड़े जा रहे हैं करप्शन के मामले। तो सरकार की बहुत सारी कमियां हम दूर कर पा रहे हैं इनके द्वारा। उसके अलावा हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या प्रशासनिक सुधार। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म या प्रशासनिक सुधार कि उनके द्वारा भी हम सरकार की कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, पूरी यूनिट पढ़नी हमें एक प्रशासनिक सुधार तकनीक है कि भाई जो कमियां हैं तो कमियां दूर कैसे होंगी, तो सुधार करेंगे उन कमियों को दूर। तो ये भी एक सुधार ही है, ई गवर्नेंस। सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर तो अब सुधार ही तो हैं, और वो इसीलिए है कि ताकि हम प्रशासन में जो कमियां हैं उनको ठीक कर। तो वो आगे पढ़ना है हमें। अब बाजार की भी कमियां दूर करना है। सरकार की कमियां तो इसमें देखिए ये हमने पढ़ ही लिया, डिजिटल एरा गवर्नेंस। जीएस में ये भी पढ़ लिया, ई गवर्नेंस। यहाँ पबेट में आगे पढ़ेंगे, रिफॉर्म आगे पूरी यूनिट पढ़ना है हमें। तो ये अब बाजार की कमियां भी दूर करना है। बाजार की कमियां, इनको भी दूर करना है। तो उसी को आगे बढ़ाएं। तो बाजार की कमियां दूर करना है, उसके भी दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका है कि हम कुछ ऐसे नियमों, सिद्धांतों का निर्माण करें, कुछ ऐसे नियमों, सिद्धांतों का निर्माण करें जिनका पालन करना आवश्यक और अनिवार्य हो बाजार के लिए। कुछ नियमों, सिद्धांतों का निर्माण किया जाए जिनका पालन करना आवश्यक और अनिवार्य हो बाजार के लिए। तो क्या होगा कि उससे हम उनके आचार व्यवहार को नियमित और नियंत्रित कर पाएंगे। मतलब बाजार जो निजी क्षेत्र है वो मन की मर्जी से काम नहीं करे, कुछ स्वतंत्रता रहे। जो आपने एक प्रश्न भी किया कि भाई बाजार की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन अब इतनी स्वतंत्रता भी नहीं हो जाए कि फिर वो मन की मर्जी चलाने लगे, शोषण करने लगे, या तो फिर राज्य का हस्तक्षेप भी जरूरी है। दोनों के बीच में संतुलन, जो एक प्रश्न ही देखिए हमने किया, अब यहाँ से भी आप जोड़ेंगे उस बात को। तो बाजार की कमी दूर करने का एक तरीका था कि हम कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाएं, ऐसे नियमों सिद्धांतों का निर्माण करें जिनका पालन करना बाजार के लिए जरूरी हो। बाजार जब वो नियम सिद्धांत मानेगा तो हम उसके आचार व्यवहार को नियमित और नियंत्रित कर पाएंगे। मतलब जो उसकी कमियां हैं वो दूर होंगी। जो ये नियम सिद्धांत बनाए हमने, इन्हीं के समूह को हमने नाम दिया कॉरपोरेट गवर्नेंस का। उन नियमों सिद्धांतों के समूह को नाम दिया गया कॉरपोरेट गवर्नेंस का।
कॉरपोरेट गवर्नेंस का यही अर्थ है, ऐसे नियमों सिद्धांतों का समूह जो निजी क्षेत्र या बाजार के आचार व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करते हैं। तो यही डेफिनेशन है कॉरपोरेट गवर्नेंस की। और क्यों करना है ऐसा? ताकि जो उसकी कमियां हैं उनको कंट्रोल किया जाए। बाजार मन की मर्जी करे, लेकिन मन की मर्जी ऐसी भी नहीं हो कि वो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो जाए, वो लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे, तो वैसा नहीं। और दूसरा काम बाजार की कमियां दूर करने का और एक काम, एक तो नियमों सिद्धांतों का निर्माण, दूसरा कुछ संस्थाओं का भी निर्माण किया गया। संस्थाओं का निर्माण किया गया जो देखें कि उन नियमों सिद्धांतों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ संस्थाओं का भी निर्माण किया गया जो ये सुनिश्चित करें कि उन नियमों सिद्धांतों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये संस्थाएं भी बेसिकली उनके आचार व्यवहार को ही नियमित नियंत्रित करेंगी। ये संस्थाएं भी उनके आचार व्यवहार को ही नियमित और नियंत्रित करेंगे। इन संस्थाओं का हमने क्या नाम रख दिया? नियामकीय प्राधिकरण, रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो कुछ नियम सिद्धांत बना लिए, उनके समूह को कहा कॉरपोरेट गवर्नेंस, और कुछ संस्थाओं का निर्माण कर लिया। वो ये देखेंगे कि उन नियम कानूनों का पालन हो, वो भी उन निजी क्षेत्र या कॉरपोरेट के आचार व्यवहार को नियमित नियंत्रित करेंगे। उन संस्थाओं को नाम दे दिया नियामकीय प्राधिकरण या रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो देखिए, सारा उसी राज्य बनाम बाजार चर्चा का ही बाई प्रोडक्ट है सब। लोक निजी भागीदारी भी हमें समझ में आए कि ना अकेला राज्य काफ़ी है, ना अकेला बाजार काफ़ी है, हमें इनकी भूमिका को मिले जुले रूप में करना है। तो लोक निजी भागीदारी हमें समझ में आया कि सरकार की भी कमियां हैं, दूर करना ज़रूरी है, बाजार की भी कमियां हैं, उन्हें दूर करना ज़रूरी है। तो देखिए, कॉरपोरेट गवर्नेंस और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। हम क्या बात कर रहे हैं कि ये मेनली बाजार की कमियां दूर करने के लिए आए, कॉरपोरेट गवर्नेंस, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। लेकिन जब ये आए तो ऐसा नहीं है कि हमने इनको बाजार तक सीमित किया, बल्कि हमने सरकार की कमियां दूर करने के लिए भी उनका प्रयोग किया। तो वो सरकार की कमी दूर करने के भी उपाय हैं।
कॉरपोरेट गवर्नेंस और नियामक प्राधिकरण। तो ऐसा नहीं है कि केवल वो बाजार को ही कंट्रोल करेंगे, वो सरकार को भी कंट्रोल कर रहे हैं। हमने बात की है कि ट्राई तब तक नहीं था जब तक अकेला एमटीएनएल और बीएसएनएल था। ट्राई तभी आया जब एयरटेल, जियो जैसे प्राइवेट आए। लेकिन जब ट्राई आ गया तो फिर हमने ऐसा भी नहीं किया कि ट्राई के अंडर में केवल जियो और एयरटेल हो और बीएसएनएल, एमटीएल उससे बाहर हो, तो ऐसा भी नहीं किया हमने। फिर हमने ट्राई के अंडर में एयरटेल और जियो के साथ साथ बीएसएनएल और एमटीएनएल को भी रखा। क्यों? क्योंकि फिर हमें दुनिया को ये मैसेज थोड़ी देना है कि हम सरकारी के साथ और निजी के साथ भेदभाव करते हैं, तो फिर तो एलपीजी का पर्पज ही खत्म हो जाएगा। तो हमें तो यही बताना है कि हम सरकार की भूमिका घटा रहे, निजी की भूमिका बढ़ा रहे और सबके लिए सेम प्लेइंग लेवल है, कोई भेदभाव नहीं है। बस ये हमारे नियम कानून है, ये सबको मानने पड़ेंगे। जो माने मोस्ट वेलकम, हम उसमें भेदभाव नहीं करेंगे कि सरकारी है तो इसके लिए रेड कारपेट और प्राइवेट है तो इसके साथ अलग व्यवहार, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो ये बात सही है कि जब तक अकेला एमटीएनएल बीएसएनएल था तब तक ट्राई नहीं था। लेकिन जब ट्राई आ ही गया तो हमने फिर ऐसा भी नहीं किया कि ट्राई के अंडर में केवल हमने प्राइवेट को ही रखा हो और एमटीएनएल बीएसएनएल को उसके बाहर किया हो, तो ऐसा भी नहीं है। कॉरपोरेट गवर्नेंस आई है नए कंपनी कानून 2013 से, तो निस्संदेह मेनली कॉरपोरेट, नाम ही है कॉरपोरेट गवर्नेंस, तो वो कॉरपोरेट सेक्टर मतलब निजी क्षेत्र के कामों गतिविधियों के लिए ही है। लेकिन फिर ऐसा भी नहीं है कि जो सरकार के लोक उपक्रम है उन्हें नहीं मानना है कॉरपोरेट गवर्नेंस। जितने सरकार के लोक उपक्रम है, नवरत्न, महारत्न, मिनीरत्न, उनके अलावा भी उन सबको भी कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। तो सब हैं उसके दायरे में। तो मेनली बाजार की कमियां दूर करने के उपाय हैं ये, लेकिन ये सारे उपाय सरकार के लिए भी समान रूप से लागू है। तो सरकार की कमियां भी दूर करने में मददगार हैं। भाई कंज्यूमर फोरम हमने बनाए हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम केवल प्राइवेट के खिलाफ ही जाते हैं कंज्यूमर फोरम में। हम सरकारी संस्था के खिलाफ भी कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ स्पीड पोस्ट है, अगर वो कहता है कि 48 आवर्स में हम आपकी डाक या चिट्ठी पहुंचा देंगे और नहीं पहुंचा रहा तो हम उसके खिलाफ भी कंज्यूमर फोरम में चले जाए। एनजीटी ऐसा थोड़ी कि केवल प्राइवेट बड़े बड़े बिल्डर्स को ही कंट्रोल कर रहा है। हम सरकार के खिलाफ भी जा रहे हैं कि भैया सरकार पेड़ काट रही है, नहीं काट रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही, तो एनजीटी सबको देख। इरडा ऐसा थोड़ी कि केवल प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट कर रहा है और एलआईसी बाहर है, तो वो इरडा के अंडर में एलआईसी, जीआईसी भी है। सेबी सबको देख रहा है, क्या प्राइवेट क्या सरकारी। ट्राई सबको देख रहा है, क्या सरकारी क्या प्राइवेट। तो फिर हमने इनकी जो सोच है हमारी इन कॉन्सेप्ट को लेके वो संकुचित नहीं रखी है कि ये केवल बाजार को ही कंट्रोल करेंगे, उन्हीं के कामों गतिविधियों तक सीमित होंगे, बल्कि हमने इनके दायरे में सरकार और सरकारी जो भी संस्थाएं हैं जिनका जो क्षेत्र है उनको भी इनके दायरे में किया। तो इस तरह से लोक निजी भागीदारी है, कॉरपोरेट गवर्नेंस है, कॉरपोरेट सोशल कॉरपोरेट गवर्नेंस उसी का पार्ट होगी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और प्लस रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी हैं या नियामक प्राधिकरण भी है। तो ये पूरा जो राज बनाम बाजार चर्चा तो पूरा टॉपिक ही बस वही है, और पूरा चारों टॉपिक का जो सार है, जो कॉन्सेप्ट है कि कहाँ से और क्यों आए हैं ये टॉपिक, ये अवधारणाएं कहाँ से निकली हैं, क्यों आई हैं, ये सारी अवधारणाएं। तो राज बनाम बाजार चर्चा में तो बस वही, राज्य की भी आप कमियां जान रहे, बाजार की भी, और अभी आगे भी आ रहे हैं उसके ऊपर। तो देखिए, तो ये वही लिखा है पूरा, यहाँ हमने वो एक स्लाइड में कर दिया पूरा। वो देखिए, मानव सभ्यता, व्यक्ति, ईश्वर, भगवान, राज,
बाजार, फिर राज, फिर बाजार, फिर सरकार, तो निष्कर्ष वही निकले हैं कि ये विकल्प नहीं पूरक है। तो लोक निजी भागीदारी आ गई। दूसरा की कमियां दूर करना है तो सरकार की भी कमियां दूर करना है, बाजार की भी दूर करना है। सरकार की कैसे दूर होंगी तो ई गवर्नेंस है, डिजिटल एरा है, रिफॉर्म है। बाजार की कैसे होंगी तो नियम कानून है, कॉरपोरेट गवर्नेंस, संस्थाएं हैं, अथॉरिटीज। और देखिए जो लोक निजी भागीदारी है तो हमने बात की है कि इस सब पे बल किस किसने दिया है। थर्ड मिनोर ने वही कहा कि केवल सरकार नहीं, डिजिटल एरा गवर्नेंस ने भी वही कहा, आवश्यकताओं पे आधारित संपूर्णवाद। थर्ड मिनोर ने भी वही कहा, शक्तिशाली राज्य और दक्ष बाजार। तो आप में से जिनने भी वो आंसर लिखा था सबने ये कमी की थी, तो सब में हमने वो नोट लिखा है, क्लास में भी बताए थे कि आपको पवेट का आंसर लिख रहे तो पवेट की अवधारणाओं से जोड़ते हुए लिखना है। तो आप में से जिन लोगों ने वही आंसर लिखा कि विकासशील देशों में राज्य का हस्तक्षेप भी जरूरी और बाजार की स्वतंत्रता भी, किसी ने इनका जिक्र नहीं किया, इन जनरल लिख दिया आंसर। तो आपको लिखना है कि दोनों की जरूरत है, राज्य की भी बाजार की भी, और आपको हमारे विषय की जो संकल्पनाएं हैं उनके संदर्भ में लिखना है उस बात को। आप जीएस का आंसर नहीं लिख रहे हैं, आप ऑप्शनल का लिख रहे हैं। तो अब ये अंतर होता है जीएस और ऑप्शनल में। वही प्रश्न जीएस में भी पूछा जा सकता है, तब हम नहीं बात करेंगे थर्ड मिनोवरुक की, क्योंकि जीएस में तो जो कॉपी चेक कर रहा है उसे भी पता नहीं होगा कि थर्ड मिनोवरुक क्या है। वो पवेट का टीचर थोड़ी होगा जो आपकी जीएस की कॉपी चेक करेगा। तो अगर जीएस में आप थर्ड मिनोवरुक लिख दोगे तो नंबर कट जाएगा आपका, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले नहीं सुना है कभी थर्ड मिनोवरुक। और पवेट में नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि पवेट का तो मेन कॉन्सेप्ट है थर्ड मिनोवरुक, वो कह रहा है कि शक्तिशाली राज्य और दक्ष बाजार, और उसमें अगर आप नहीं जिक्र करोगे उसका या गुड गवर्नेंस के नए मॉडल का तो नंबर कट जाएगा। यही सावधानी रखनी होती है, बस इतना ही अंतर होता है अप्रोच में। तो आपके सामने है जो टॉपिक हमने जीएस में आपको पढ़ाए हैं, तो हमने वहां बहुत टेक्निकल टर्म यूज नहीं किया आपके सामने। जैसे मिनोवरुक ही तो कभी हमने जिक्र नहीं किया इसका, या संदर्भ में एक लाइन में बताने को बोला हो, अदरवाइज हमने कभी डिटेल हम उसके अंदर में नहीं गए कि मिनोवरुक सेकेंड या थर्ड या कुछ ऐसा। एनपीएम एक लाइन में एक आध बार कभी शब्द बोला होगा तो बोला होगा, लेकिन डिटेल हमने टेक्निकलिटी उसके कॉन्सेप्ट की नहीं की। और यहाँ अब हम उन कॉन्सेप्ट की चर्चा किए बिना ऑप्शनल में आपका आंसर अच्छा नहीं होगा, वो डेप्थ नहीं होगी। क्योंकि अब जो हम बात कर रहे थे कि जीएस है सामान्यज्ञ, नाम ही है सामान्यज्ञ, ऑप्शनल है विशेषज्ञ, तो इसमें आपको विशेषज्ञता दिखानी पड़ेगी। विशेषज्ञता दिखाने का मतलब यही है कि जो हमारे विषय की अवधारणाएं हैं, जो विषय के तकनीकी शब्द हैं, उनका आप यूज करेंगे अपने आंसर में। नहीं तो कहा जाएगा कि आपका आंसर बहुत जनरलाइज है। जनरलाइज मतलब ऐसा कि उसी प्रश्न को एक नॉन पवेड वाला भी लिखेगा तो वैसे ही लिखेगा जैसा आपने लिखा है अभी। तो हमें कैसे पता लगेगा कि आप पवेड के स्टूडेंट हो? पवेड में वो आपको छाप छोड़नी पड़ेगी ना, कि हमें पता लगे कि आप पवेड पढ़े लिखे हो। जीएस में नहीं बतानी है वो छाप, निबंध में नहीं बतानी वो छाप। तो निबंध में, जीएस में हम टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, लेकिन ऑप्शनल में बिना टेक्निकलिटीज के काम नहीं चलेगा। कहीं भी यही होगा। आईआर आप जीएस में पढ़ रहे तो अलग थोड़ा सा अप्रोच होगी, और जब ऑप्शनल में पढ़ेंगे तो अप्रोच मतलब बस उतना ही कि कुछ जो टेक्निकल टर्म है। अब वहां हमने जीएस में पद, सोपान, प्रत्यायोजन कितनी चर्चा की, एक आध बार जहां बहुत जरूरी लगा। और यहाँ तो हर क्लास, कोई क्लास नहीं होगी जहां पद, सोपान या प्रत्यायोजन या आदेश की एकता या केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण, इन चीजों की हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो विषय की अवधारणा है वो। तो बस ये बात हो जाती है फिर उसमें, तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। तो पूरा एक स्लाइड में देखिए वही पूरी कहानी बात लिखी हुई है।
तो ये राज्य बनाम बाजार चर्चा क्लियर है यहाँ तक? आकांक्षा क्लियर है? कुछ पूछना है? हैं?